हेलो एंड वेलकम। आज एक रियलिटी पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जो कि रोज़ाना की आने वाली ख़बरों में छुपी हुई है, उसके ऊपर कम बात होती है बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ के रश में एनालिसिस कम होता जा रहा है और एनालिसिस में भी जो एक साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डेप्थ है वो कम होती जा रही है। जिस रियलिटी की मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ रीशेपिंग आवर वर्ल्ड टुडे, और उसमें इज़राइल, यूएस और इंडिया ये फोर फ्रंट पे हैं। वाई आई से दिस? टू न्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एक आज आई जो कि सुबह से चल रही है और उस पर मुस्तकिल बात हो रही है, मुस्तकिल कवरेज हो रही है। तमाम जितने भी अरबिक न्यूज़ हैं, इंग्लिश न्यूज़ हैं, सब उसको कवर कर रहे हैं। दैट इज़ शूटिंग इन ऑक्यूपाइड ईस्ट जेरूसलम, जिसमें 6 लोग हलाक हुए हैं, इजरायली अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया है। पैरामेडिक्स ने कहा है कि एटलीस्ट 12 अदर पीपल वर इंजर्ड इन द मॉर्निंग अटैक, 6 इन सीरियस कंडीशन। और जो फुटेज आ रही थी उसमें जो बस है, जिस बस में ये शूटिंग हुई है, उसमें जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि जिन्होंने शूटिंग की है उनके पास लेटेस्ट वेपन था। कीप दिस इन माइंड। नाउ देयर इज़ अनदर न्यूज़ जो आज की नहीं है, वो सैटरडे की है, जिसमें यूएस मिलिट्री किल्ड 11 पीपल ऑन ट्यूसडे last week in a strike on a vessel from Venezuela allegedly carrying illegal narcotics. ये Reuters रिपोर्ट कर रहा है। सो ऑफ कोर्स लैंग्वेज उन्होंने अपने मुताबिक इसे टेलर की हुई है, हम इसे अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो वेनेजुएला की एक बोट है इसके ऊपर अटैक किया है। एक तो ये इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसे अटैक करना, इट इज़ वायलेशन एंड ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप उसे हेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है इट इज़ द फर्स्ट नोन ऑपरेशन सिंस माई एडमिनिस्ट्रेशंस रीसेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉरशिप्स इन द साउदर्न कैरिबियन। वी आर बॉम्बिंग द कार्टेल्स। हम कार्टेल्स को बॉम्ब कर रहे हैं। हम पहले वो डिटेंशन सेंटर्स बना रहे थे, पहले वो अपने जो लैटिन अमेरिका में क्लोज कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डिटेंशन सेंटर्स के लिए उनको डॉलर्स दे रहे थे कि हम यहाँ पे तो कैद नहीं कर सकते इतने लोगों को, तो आप ले जाएं वहाँ पे, उसके जवाब में हम आपको पे करेंगे। अब लेटेस्ट ये जो टेंशन विद वेनेजुएला है, इसको भी इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों हो रहा है। नाउ लेट्स कम बैक टू व्हाट आई स्टार्टेड विद, कि ये एक रियलिटी है जो हम इग्नोर कर रहे हैं कि जिन जिन मुल्कों में, और आज जिन 3 मुल्कों का केस मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो यूएस है, इंडिया है और इज़राइल है, जहाँ राइज ऑफ मिलिटरिज्म एंड फोर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि इन सब कंट्रीज़ को अपने ह्यूब्रिस पे, अपनी उनकी जो नेशनल आइडेंटिटी है उस सब पे बड़ा फ़ख्र है, और वो समझते हैं जितना हम एडवांस्ड डिफेंस एंड वेपन सिस्टम डेवलप कर चुके हैं उसके बाद नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अस। एंड इन अदर वे ये भी कहा जा सकता है कि वो इस वक्त दुनिया का जितना ऑर्डर है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं। जिसको मर्ज़ी बॉम्ब कर दिया, जिसका मर्ज़ी घर जला दिया, जहाँ मर्ज़ी सेटलमेंट्स बना ली, और किस तरीके से इम्प्यूनिटी के साथ ये कुछ हो रहा है, उसमें नॉट रियलाइजिंग कि इन्होंने मिलिटरिज्म को इसके लिए मुझे कोई उर्दू का सही लफ्ज़ नहीं मिल रहा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि जब आप एक मैकेनिज़्म ऑफ मिलिट्री अपने सोसाइटी के लेवल पे ले आते हैं कि हर एक के पास गन्स हैं, हर एक को हर वक्त फियर है, और आपने उनको इंडॉक्ट्रीन किया है कि हमें फ़लाँ नेशन से या हमें फ़लाँ सेक्ट से या फ़लाँ रिलीजन से बहुत हमें खौफ है, और वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट और हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो वो उनकी नेशनल आइडेंटिटी बन जाती है। लेट्स लुक एट इट कि लास्ट 24 आवर्स की न्यूज़ में हमें ये कितना एविडेंट नज़र आता है, उसमें से इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि इज़राइल के पास लेटेस्ट डिफेंस वेपन्स हैं, हुसीज़ के जो ड्रोन्स हैं, हुसीज़ ने जो ड्रोन्स फायर किए हैं फ्रॉम यमन, उन्होंने इज़राइली एयर स्पेस को ब्रीच किया है। हालांकि वी कीप ऑन लिसनिंग अबाउट द आयरन डोम एंड डेविड स्लिंग, ये बड़े ज़बरदस्त सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके बावजूद 3 अगर इंटरसेप्ट होते हैं तो चौथा आके फिर भी हिट करता है। सो रामोन एयरपोर्ट जो है उसको एक मिसाइल ने हिट किया है और वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं। मैं ये इज़राइल की बात कर रही हूँ। गाज़ा में इज़राइल कैरिड आउट, जिसको ऑफिशियल्स ख़ुद कहते हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, हमने इतनी मैस लेवल पे बॉम्बिंग कैंपेन्स पहले नहीं की और अब हम वो कर रहे हैं, और गाज़ा
غزہ میں جو اسکائی اسکریپرز جتنی بلڈنگس رہ گئی ہیں ان کو ڈائریکٹ ہٹ کیا جا رہا ہے ان کے فاؤنڈیشن یا بالکل فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور کے لیول پہ تاکہ وہ فلیٹ ہو جائیں, ڈیمولش ہو جائیں. اسی طرح ناردرن غزہ میں رپورٹس آ رہی ہیں یا رپورٹس میں نے جو پڑھی ہیں ان کے مطابق تقریباً 4 اسرائیلی سولجرز جو ہیں وہ روڈ سائڈ ایکسپلوسیو پھٹنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹس نہیں ہیں. دے آر پروف ہاؤ ملٹرائزیشن ہیز بیکم اسرائیلز وے آف لائف, کہ وہاں پہ لوگوں کے گھر اڑانا, ہر وقت پیٹرولنگ ہونا, بسز میں لوگ اگر ٹریول کر رہے ہیں تو ان کے پاس لیٹسٹ ویپن ہیں, اور جن کے پاس ویپنز ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یونیفارم میں ہوں, وہ کنسکرپٹڈ سولجرز ہوتے ہوئے بھی یا ریزرو فورس کا حصہ ہوتے ہوئے بھی سادہ لباس میں, ایک عام سویلین کے لباس میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن دے کیری ویپن آل دا ٹائم. دس از دا ڈگری جو میں کہہ رہی ہوں کہ اتنا ملٹرائزڈ ہو جائے آپ کا سوشل سسٹم کہ آپ کی آئیڈینٹی وہی بن جائے, آپ کی ارد گرد ہر چیز اتنی ملٹرائزڈ ہو. اور یہ جو ملٹرائزیشن ہے یہ ان کو اندر سے کیسے ڈیمیج کر رہی ہے, دس از سم تھنگ دیٹ دے آر ناٹ ریئلائزنگ. لیٹس لک ایٹ اسرائیل ایز اے سوسائٹی, جس کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ بہت ہائیلی ملٹرائزڈ ہے اور اسرائیل ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن کے رہ گیا ہے. اسرائیل ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پہ ملٹری سروس کمپلسری ہے ہر شہری کے لیے. فرام دا ایج آف 18 ینگ مین اینڈ ویمن بوتھ, ان کو اسرائیلی ڈیفینس فورسز میں سرو کرنا ہوتا ہے, یہ ضروری ہے. اٹ ڈز ناٹ اینڈ دیئر, ملٹری از ایوری ویئر. اگر آپ نے سرو کیا اور آپ نکل بھی آئے تب بھی آپ ریزروسٹ فورس میں ہیں, آپ کو کسی بھی وقت کال کیا جا سکتا ہے. جو ان کی آرمی ہے ان کے اپنے آپریٹڈ ریڈیو اسٹیشنز ہیں, ٹی وی اسٹیشنز ہیں, جس سے ملینز آف اسرائیلی ٹیون ان فار دا لیٹسٹ نیوز اینڈ میوزک. اب اگر لیٹسٹ نیوز یا ایون انٹرٹینمنٹ میوزک بھی آپ کو ملٹری سورسز سے آ رہی ہے اور آپ اسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو شروع دن سے بتایا گیا ہے کہ آپ خطرے میں ہیں, آپ فیئر کی شکل میں رہتے ہیں, اینڈ یو آر لسننگ ٹو دا نیوز آل دا ٹائم, جن نیوز میں آپ کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج آپ کے اوپر فلاں نے حملہ کیا اور ہم نے اسے ناکام بنا دیا, یا آج حملہ ہوا اور ہمارے اتنے مارے گئے. تو آپ امیجن کریں کہ فریم آف مائنڈ سٹیزنس کا کیا ہوگا لسننگ ٹو دا سیم نیوز آل دا ٹائم. ان کے مائنڈ میں جو نیریٹو ہے انسیکیور ہونے کا وہ کتنا ڈیپلی امبیڈڈ ہے. پھر نیشنل ہالیڈیز اگر آپ ان کی دیکھیں, ان کے میموریلز دیکھیں جو ان کے سٹیز میں ہیں, پبلک اسپیسز میں جائیں, آپ کو ہر جگہ ملٹری کا سمبلزم ملے گا, اور گنز تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں, یہ میں آلریڈی کہہ چکی ہوں. چلڈرن گرو اپ لرننگ کہ ایک اچھا اسرائیلی سٹیزن ہونا یہ ہے کہ یو آر اے گڈ سولجر. آپ گڈ سولجر ہیں تو آپ اچھے اسرائیلی ہیں, وچ مینس کہ ریلیجن اینڈ نیشنل آئیڈینٹی آف ملٹری کمبائن کرتے ہیں. اور جب آپ اندازہ کریں کہ ملٹرائزڈ اوپینینز آپ کے ارد گرد ہیں, ایک بچے کے ارد گرد بائی دی ایج آف 18, پھر اس نے جوائن بھی کرنی ہے IDF اسرائیلی ڈیفینس فورسز, تو پھر کس مائنڈ سیٹ کی وہاں پہ آپ جنریشنز ریز کر رہے ہیں. اور انکنڈیشنل سپورٹ ٹو دا آرمی, ان کے ساتھ تو آپ ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتے, یہ ان کے DNA کا حصہ ہے. یہ ان کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ہم نے ایسا کر دیا کہ ہم نے ان کو اون نہ کیا اسرائیلی سولجرز کو, تو آپ نے کوئی گناہ کر دیا ہے. ایک اسرائیلی رائٹر کو میں پڑھ رہی تھی جس نے ٹائمز آف اسرائیل میں لکھا ہے, بلکہ اسی کو ڈسکرائب کیا ہے کہ اسرائیل ہیز بیکم اے سوسائٹی which is at war with itself. ملٹرزم ہیز بیکم سو نارمل کہ یہ نوٹس ہی نہیں ہوتا. آپس کی لڑائیاں, آپس کی بحثیں بھی اسی کے ارد گرد چل رہی ہوتی ہیں کہ کون زیادہ بہتر اسرائیلی ہے. اکتوبر 7 کے ایونٹس نے کیا کیا ہے, اس نے ایک نیا فنومینا انفولڈ کیا ہے. جب اٹیک ہوا اکتوبر 7 کا جو حماس نے لانچ کیا, بڑا ڈیڈلی اٹیک تھا, اس نے اس متھ کو شیٹر کر کے رکھ دیا کہ وی آر انونسیبل. وہ جو سارا آپ ان کا ایک گمان تھا یا وہ واقعی درست تھا, وہاں کے سٹیزنز اس میں فرملی بلائنڈلی بلیو کرتے تھے کہ ہم تو پینیٹریٹ ہو ہی نہیں سکتے ملیٹریلی, ہم لوگ اتنے اسٹرانگ ہیں. فار آورز ملٹری کہیں تھی ہی نہیں. دس از وائی وہ کہتے ہیں یہ سیکیورٹی لیبس ہی نہیں ہے, شاید اس میں کوئی کانسپریسی انوالوڈ ہے کہ بالکل ایسی سوسائٹی جہاں پہ ہر وقت آپ کے ارد گرد اتنے ملٹری زونز بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ اتنا بڑا اٹیک ہو گیا, اینڈ فار آورس
कोई मिलिट्री मौजूद नहीं थी. इन अदर वर्ड्स, Israelis now are talking about it कि जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारा अपनी स्टेट के साथ फॉर डेकेड्स कि हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, मिलिट्री के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं एज लॉन्ग एज दे प्रोटेक्ट अस, दैट इज़ ब्रोकन. वेयर वॉज द मिलिट्री व्हेन इट हैपेंड? इसीलिए वहाँ अभी तक एक फैक्शन ऐसा है जिसको मीडिया पे नहीं आने देते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं इस मिलिटरिज्म को और इस सारे फिनोमिना को कि ये कैसे हो गया. बट स्टेट लेवल पे और मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग दिस होल फिनोमिना, इज़राइल डबल डाउन कर रहा है. वो कह रहे हैं कि बिकॉज हमारे साथ ये हुआ है तो जो हम पहले से जितने मिलिटराइज थे हमें शायद उसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है. सो मोर बॉम्बिंग्स, मोर कंस्क्रिप्शन, यानी आपको और भी ज़्यादा 18 से कह रहे हैं 16 ईयर्स पे लेके जा रहे हैं कि आपको रजिस्टर होना पड़ेगा आर्मी के साथ. मोर प्रेशर ऑन एवरी कम्युनिटी. वहाँ पे जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, जो सेक्ट्स हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर मज़ीद प्रेशर है कि जी आप बर्डन शेयर करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, नैरेटिव को रीअसर्ट करें कि ये मिलिटरिज्म जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज वी आर स्टिल नॉट सेफ. विच मीन्स कि वो लर्न नहीं कर रहे, उसी गलती को री-इन्फोर्स कर रहे हैं. अब इसकी कॉस्ट क्या पे कर रहा है इज़राइल? सोशल लेवल पे अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें कि ये सोसाइटी है कैसी. दिस कॉन्स्टेंट मिलिटराइजेशन हैज़ पेड मैनी कॉस्ट्स. कई लेवल्स पे इसने बहुत कीमत अदा की है. रियलाइजेशन नहीं है, वो एक अलहदा बात है. एक तो एक्सटर्नल दुनिया में आइसोलेट हो गया है इज़राइल. ग्रोइंग क्रिटिसिज्म आप देख लें, दुनिया में कितने वर्ल्ड वाइड उनके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं. उसके अपने एलाइज़ जो हैं, यानी कि जर्मनी जैसा मुल्क जो कि डरता है इस चीज़ से कि हम कभी कोई ऐसा फिनोमिना होलोकॉस्ट जैसा अपने मुल्क में ना होने दें. एंटी सेमिटिज़म पे शायद सबसे ज़्यादा जो अमल करता है वो जर्मनी है. वहाँ पे भी लोग निकल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं, पीपल आर नॉट हैप्पी विद इट. कि ये कोई तरीका नहीं है. आपका अगर पॉलिटिकल रीज़न है टू ऑक्यूपाई पैलेस्टाइन, आइडियोलॉजिकल रीज़न है, वट एवर इट इज़, जो जेनोसाइड आप कर रहे हैं उसको कोई बाय नहीं कर रहा. सो ये जो शेयर स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन गाज़ा दुनिया विटनेस कर रही है, इसको अपने एलाइज़ ने ही रद्द कर दिया है और एक्सटर्नल आइसोलेशन दुनिया में इज़राइल की बहुत बढ़ गई है. इंटरनल ब्रेकडाउन हो रहा है. सोसाइटी एग्जॉस्ट हो चुकी है. Families live with traumas. Young people are raised with war as their only future and only duty. What kind of a society is this? ये तो पूरी सोसाइटी ट्रॉमा का शिकार है, जहाँ पे हर वक्त आपके यंगस्टर्स ने या तो कॉन्स्क्रिप्ट होना है, सर्व करना है, हर वक्त मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही है. अगर आप उससे निकल भी आए ट्रेनिंग करके तो भी यू आर अ रिजर्व फोर्स. आपको कहीं भी कॉल किया जा सकता है, कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है. सो एक इंटरनल ब्रेकडाउन है, ट्रामाटाइज्ड सोसाइटी है. इट्स नॉट अ नॉर्मल सोसाइटी. और एक स्ट्रेटेजिक वीकनेस भी सामने आई है इस सारे मामले में इज़राइल की. डिस्पाइट ऑल द मिलिटरिज्म, डिस्पाइट ऑल द वेपन्स, इज़राइल अभी भी वल्नरेबल है. चीप ड्रोन्स यमन से आते हैं और जो रोड्स पे साइड पे IEDs की शक्ल में बॉम्ब्स होते हैं गाज़ा में. लेबनान से रॉकेट्स आते हैं, अगेन वेरी चीप. वो चाहे एक हिट करे, वो हिट ज़रूर कर देता है. फ्रॉम नाउ ऑन आप नोट कीजिएगा कि हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी एक ख़बर ज़रूर आती है. ये ज़रूर है कि मीडिया उसको पिक नहीं करता बिकॉज़ वो ये बताना नहीं चाहते कि हमारा भी नुकसान हो रहा है. सो इस मिलिटरिज्म ने क्या डिलीवर किया है? डिस्ट्रक्शन. सेफ्टी तो नहीं दी. सो दिस इज़ अगेन एन आर्ग्यूमेंट दैट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड कि आप फोर्स के ज़रिए से जो एक आइडेंटिटी बनाते हैं और उसको मज़ीद आप मिलिटराइज करके ये समझते हैं कि अब हम इनविंसिबल हो गए हैं. दैट इज़ नॉट द केस. अब ये केस रेप्लिकेट करता है व्हेन वी लुक एट द हिंदुत्वा. ये मिरर केस है, ज़ायनिज़म एंड हिंदुत्वा एंड डेंजरस आइडियोलॉजीज़. ये याद रखें, उन सब में फैशिज़म नुमाया होता है. आमतौर पे लोग जब फैशिज़म की बात करते हैं वो समझते हैं कि वो सिर्फ नाज़ीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है. नो, फैशिज़म इज़ अ बिहेवियर जो किसी भी आइडियोलॉजी का अगर हिस्सा बन जाए और ऊपर से वो आइडियोलॉजी मिलिटराइज्ड हो जाए तो फिर वो डेंजरस कॉम्बिनेशन सामने आता है जो ज़ायनिज़म की शक्ल में सामने आ रहा है. एंड आई एम वेरी श्योर कि हिंदुत्वा की शक्ल में वो सामने है. अभी तक दुनिया का फोकस उधर नहीं गया, या वही चीज़ रेप्लिकेट हो रही है कश्मीर में, लेकिन वहाँ पे मीडिया उस तरह उसे रिपोर्ट नहीं करता.
Now let's have a look why I'm saying कि Zionism and हिंदुत्व ये mirror image हैं एक दूसरे के. RSS in India जो है it was born as a paramilitary style movement. इनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, आइडियोलॉजी इसकी बेस है और उसकी बेस पे वो ये तैयारी करते हैं, बच्चों को तैयारी करवाते हैं कि आपने लड़ना है जाके. It was openly inspired by fascist ideologies of the 20th century. नाज़ी जर्मनी को बड़ा आइडियलाइज़ किया जाता है. इंडिया में हिटलर को जो आरएसएस के फॉलोअर्स हैं या जो उसमें बिलीव करते हैं, बेशक वो एक्टिव फॉलोअर्स ना हों, वो हिटलर को एज अ वेरी इम्प्रेसिव फिगर देखते हैं. और अल जज़ीरा ने तो एक रिपोर्ट भी शाया की है जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह बुक स्टॉल्स पे और बुक शॉप्स में हिटलर की किताबें, हिटलर की बायोग्राफी जो है वो बिकती है, जो कि वैसे यूरोप में बैंड है. बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वहाँ पे अगर ये इस तरीके की इंस्पिरेशन एग्जिस्ट करती है तो फिर माइंडसेट भी वैसा होगा. अब हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अंडर मुस्लिम्स इन इंडिया जो फेस कर रहे हैं उसको बुलडोज़र जस्टिस कहा जाता है. उसका मतलब ये है कि उनके घर, उनके बिजनेसेस डिमोलिश किए जा रहे हैं एज अ कलेक्टिव पनिशमेंट दैट दे आर मुस्लिम्स. द सेम वे Palestinians face demolitions in the West Bank, East Jerusalem and now in Gaza. Indian Muslims face them in Uttar Pradesh and even Delhi. ये सब कुछ आपको तकरीबन हर जगह ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको. एंड इज़राइल एंड इंडिया दे हैव ग्रोन सो क्लोज, वो इतने क्लोज एलाइज हैं, स्पेशली जब से मोदी गवर्नमेंट आई है. वेपन एक्सचेंज तो हमेशा से चल रहा था, नाउ दे आर डूइंग द इंटेलिजेंस शेयरिंग एज वेल. और क्यों है ये सब? आइडियोलॉजी सिंक करती है बिल्कुल. सो बोथ Zionism and हिंदुत्व फ्यूज आइडेंटिटी विद फोर्स. अब दोनों सिक्योरिटी प्रॉमिस करते हैं. जिस तरह इंडिया में जो आरएसएस है वो ये कहती है कि हम पे तो हमेशा बाहर से वॉरियर्स आते रहे, हम उनके सारे निशान मिटा देंगे, इसीलिए आपको बाबरी मस्जिद पे अटैक नज़र आता है, इसीलिए आपको नज़र आता है कि जितने भी सिंबल्स ऑफ मुग़ल एम्पायर हैं उनको डिमोलिश करने की कोशिश ज़रूर की जाती है. ये कहना कि इनके नीचे असल में मंदिर मौजूद है, हम उसको री इनकारनेट करेंगे, ये सारी उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में इशारा करती हैं. सो इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी आप देखें कि किस तरह डिस्ट्रक्शन सामने आती है, वो उसको एक सिक्योरिटी स्टेट में कन्वर्ट किए जा रहे हैं. नाउ नोबडी कैन से कि इंडिया एक वक्त में जो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी के तौर पे जाना जाता था वो अभी भी वैसा ही है. इट इज़ इंक्रीजिंगली बिकमिंग इनसिक्योर एंड अ सिक्योरिटी स्टेट, बिल्कुल उसी मॉडल पे जिस मॉडल पे मैंने इज़राइल को एक्सप्लेन किया है. डेमोक्रेसी आपको इज़राइल में तो नज़र ही नहीं आती, इंडिया में मैंने आपको बताया वीक हो चुकी है. सो अगर डिसेंट वहाँ पे या कोई आपसे इत्तफाक नहीं करता दोनों शक्लों में, चाहे वो हिंदुत्व हो या फिर ज़ायनिज़म हो, उसको एंटी नेशनल बिहेवियर कहा जाता है एंड दैट इज़ पनिशेबल ना हो. अब इज़राइल ने एक और काम किया है. ये जो इज़राइल की मिलिटरिज्म है, इसने ऑलरेडी फॉरएवर वॉर्स में मसरूफ़ यूएस को सिर्फ अपने अंदर मज़ीद इस तरह जम कर लिया है कि हमें अब ये डिफरेंस समझना मुश्किल हो गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इज़राइल्स फॉरेन पॉलिसी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी. सो लेट्स वाइडन द लेंस अ लिटिल और इज़राइल्स मिलिटरिज्म को देखते हैं कि इट डजंट जस्ट इफेक्ट इटसेल्फ, उसने कैसे यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी को मिलिटराइज कर दिया है. डोनाल्ड ट्रंप की अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगी कि वो बॉम्बिंग कर रहे हैं एक वेसल को इंटरनेशनल वाटर्स में, और उसके बाद उसके ऊपर ट्वीट जो कर रहे हैं वो ट्वीट आप वॉर से देखें, वो कह रहे हैं हम इन कार्टेल्स को नहीं छोड़ेंगे. ये लोग कोकेन लेके आ रहे हैं, ये लोग हेरोइन लेके आ रहे हैं, ये लोग ड्रग कार्टेल्स हैं. यानी पूरी नेशन को, वेनेजुएलन पूरी कंट्री को आप ये कह रहे हैं कि ये तो ड्रग कार्टेल है, और आपने उसको पूरी दुनिया को इमेजेस दिखाए हैं कि हमने किस तरह उनकी वेसल को इंटरनेशनल वाटर्स में बॉम्ब किया है एंड यू आर नॉट इवन अशेम्ड ऑफ इट. ये क्यों हो रहा है? It is simple politics. Venezuela is a country that is in the camp of Russia and China. और जो मोडेरो हैं, उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो बहुत टफ टाइम दे रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप की बात का, हर बात का वो जवाब देते हैं. वो कहते हैं हम आपसे लड़ने को तैयार हैं. डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे रजीम चेंज की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो ब्राज़ील में अपने एक दोस्त बोल्सोनारो जो कि एक्स प्रेसिडेंट है वहाँ का, इस वक्त जेल में है, उस पर करप्शन चार्जेस हैं, कहते हैं उसके ऊपर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे मेरे ऊपर थे. और हर जगह इंटरवीन करके पॉलिटिकल सिस्टम्स को चेंज करने की या रजीम चेंज करने की कोशिशें
कर रहे हैं. So militarized actions को justify करते हैं वो कि we are the United States of US and we can do it, whatever we are doing हम कर सकते हैं. उसके बाद सेम टाइम पे उन्होंने मज़ीद प्रेशर डालने की बात की वेनेजुएला पे, कहा कि हम क्रशिंग सैंक्शंस लगाएंगे और मिलिट्री ऑप्शंस पे भी जाना पड़ा तो जाएंगे, जस्ट बिकॉज वेनेजुएला इज़ टू क्लोज टू ईरान एंड रशिया. नाउ दीज डिसीजंस are not only about American interest, they are about standing by the militarized allies like Israel. Because Israel को उस कैंप से ख़तरा है, because चाइना और रशिया ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं आगे फर्दर जो टाइम आना है, और उन्हें लगता है वो अभी भी कर रहे हैं. इट इज़ अबाउट दैट, एंड दैट्स द बिगर डेंजर कि जितना इज़राइल रिलाई कर रहा है ऑन फोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स जितना उसका साथ दे रहा है, उतना ज़्यादा खुद अपनी फॉरेन पॉलिसी को मिलिटराइज्ड करता जा रहा है. और आप देखें फ्रॉम मिडल ईस्ट to the Caribbean, from the Persian Gulf to South China Sea, इसकी एग्जाम्पल्स हर जगह मौजूद हैं. सो आज की ये जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, दे आर प्रूफ, जिसमें ये रामोन एयरपोर्ट पे ड्रोन स्ट्राइक हुई, प्रूव होता है कि द बेस्ट डिफेंस सिस्टम्स वो नहीं बचा सके. लो कॉस्ट वेपन चाहे थोड़ा सा डैमेज करे, वो डैमेज कर ज़रूर देता है. फिर अनप्रेसिडेंटेड बॉम्बिंग ऑफ गाज़ा प्रूव्स के दैट फोर्स कैन डिस्ट्रॉय सिटीज़, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा, बल्कि एक्सटर्नल आइसोलेशन बढ़ रही है. और लोग जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो इतने रिजिलियंट हैं कि वहाँ पे जब वो हेलीकॉप्टर से मैसेजेस फेंकते हैं कि फ़ौरन इवैक्यूएट करें, हम यहाँ बॉम्बिंग करने लगे हैं, या जब अलार्म्स बजाते हैं तो वो जो बच्चों के इमेजेस हैं कि वो उन लीफलेट्स को उठा के फाड़ के हवा में फेंकते हैं, दैट शोज़ कि आप उनका रिजॉल्व नहीं हिला सक रहे हैं. और दुनिया ये सब कुछ विटनेस कर रही है, लिख रही है. यू विल ओनली ग्रो मोर आइसोलेटेड एंड इनसिक्योर. इजरायली सोल्जर्स जो कि एक्सप्लोसिव्स रोड साइड पे या टैंक के नीचे हों, आप जब उससे हलाक होते हैं तो इससे प्रूव होता है कि कन्वेंशनल जो आपका पावर सिस्टम है, आपका जो स्टेट का मैकेनिज़्म है ऑफ मिलिट्री, वो जितना मर्जी एडवांस हो, ये जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है ये आपको कहाँ से हिट कर दे, यू नेवर नो. सो अगर आप अभी तक ये कह रहे हैं कि हमने हिजबुल्लाह को हैंडल कर लिया है, हमने हमास को हैंडल कर लिया है, हमने हुसीज़ को हैंडल कर लिया है, तो हैंडल करके भी स्टिल आप उनसे डैमेज जो है वो रोज़ एंड्योर कर रहे हैं. बिगर डेंजर क्या है, ये मामला यहाँ तक रुकता नहीं है. द रियल ट्रेजेडी या द बिगर डेंजर आप इसे कर लें, वो ये है कि ये जो आइडियोलॉजीज़ हैं, ज़ायनिज़म इज़राइल में, हिंदुत्व इंडिया में, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है. अगर सिर्फ कोई ऐसी आइडियोलॉजी हो जो कोई एक ग्रुप, कोई एक कम्युनिटी लेके चल रही हो, उसे क्रश किया जा सकता है. लेकिन ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं. दे प्रॉमिस सेफ्टी, लेकिन इन प्रैक्टिस एक एंडलेस इनसिक्योर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है. एंड दे क्रिएट साइकिल्स ऑफ रिवेंज, नॉट पीस. और जब अमेरिका अपने आप को अलाइन करता है, जितना ज़्यादा करता है, जितनी दफ़ा करता है, उतना ज़्यादा दुनिया का बैलेंस पीस एंड सिक्योरिटी का ख़राब हो रहा है. एंड एवरी क्राइसिस इज़ बिकमिंग अनदर बैटल फील्ड, एवरी चैलेंज इज़ बिकमिंग अनदर टारगेट. डिप्लोमेसी वीक लगने लग गई, यानी कि जो अमन की बात करता है वो लगता है वो वीक है, उसके साथ लोग भी इन मुल्कों में खड़े नहीं होते. सो इट्स अ कॉशन टू द वर्ल्ड. मेरा इस सारे एनालिसिस का मकसद सिर्फ ये था कि एक्सट्रीम मोस्ट मॉडर्न मिलिटरिज्म भी पीस बिल्ड नहीं कर सकती, ये जहन में रखें. और चाइना का जो ये विज़न है कि हम तो कोई लीड करना ही नहीं चाहते, हम कोई वर्ल्ड लीडर बनना ही नहीं चाहते, हम इंगेजमेंट चाहते हैं, हम प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, दैट इज़ द रियल विज़न. दिस इज़ हाउ यू इंगेज टू द वर्ल्ड. और इसीलिए इतनी तेज़ी से जो कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल साउथ की तरफ देख रहे हैं, सिवाय उन एलाइज़ के जो इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने मिलिट्री सिस्टम्स में और अपनी फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स यूएस में, कि अब उनके लिए एक कदम पीछे हटना मुश्किल है. बट सूनर और लेटर एक कदम पीछे लेना ही मसले का हल है. आई विल सी यू टुमारो.